नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर जम्मू कश्मीर में 7 दिनों का राजकीय शोक। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत राजनीतिक दलों ने दी श्रद्धांजलि। महबूबा मुफ्ती होंगी अगली मुख्यमंत्री। पठानकोट आतंकी हमले में साजिशकर्ताओं की हुई पहचान। विदेश मंत्रालय ने कहा, अगली वार्ता पाकिस्तान की कार्रवाई पर निर्भर। नवाज शरीफ ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। जीएसटी पर सहमति के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से मिले संसदीय कार्य मंत्री। जल्द बजट सत्र बुलाने का संकेत। कांग्रेस ने कहा, सरकार का रवैया जिम्मेदार। भारी विरोध के बीच गजेंद्र चौहान ने संभाला एफटीआईआई के चेयरमैन का पद। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, 40 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। और 19 महीने के निचले स्तर पर शेयर बाजार। सेंसेक्स में 550 और निफ्टी में 173 अंक की गिरावट। चीन के बाजार भी धराशायी। और आइए देखते हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं रहे। आज दिल्ली की एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है और जम्मू कश्मीर के लिए उनके योगदान को अहम बताया। उनके निधन पर जम्मू कश्मीर में 7 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन की खबर आते ही जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। जम्मू कश्मीर में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से हमने उस उत्कृष्ट सार्वजनिक हस्ती को खो दिया है जो हमेशा समाज के निचले तबके के संपर्क में रहती थी। वहीं उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपने संदेश में कहा कि वो एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ और एक लोकप्रिय नेता थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर राज्य की प्रगति और कल्याण के लिए अमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि इससे देश और जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश ने एक महान नेता खो दिया है। पूरे स्टेट के लिए और पूरे देश को इससे बहुत नुकसान हुआ। वो हार्डकोर नेशनलिस्ट थे और हमेशा मुल्क के बारे में सोचते थे और जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचते थे। It's a great shock not only to Jammu and Kashmir but to whole of the nation because Mufti Mohammad Saib, a matured politician who was really a statesman and who had a vision about Jammu and Kashmir as well as for whole of India. जाने की क्षति तो है ही है, एक खला भी है। जम्मू कश्मीर की दृष्टि से मैं ये समझता हूं कि प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजनीति को भारत की मुख्य धारा राजनीति के साथ जोड़ने में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 79 साल के मुफ्ती मोहम्मद सईद का दिल्ली के एम्स में पिछले 14 दिनों से इलाज चल रहा था। 24 दिसंबर को गर्दन में दर्द और बुखार के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बुधवार को हालात बिगड़ने और सांस लेने में तकलीफ के चलते डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन गुरुवार सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद 2 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। एक नज़र मुफ्ती मोहम्मद सईद के राजनीतिक जीवन पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 12 जनवरी 1936 को जन्मे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। 50 के दशक में उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस से राजनीति की शुरुआत की। 1962 में बिजबहरा से वो पहली बार विधायक चुने गए। 1967 में दोबारा जीते और पहली बार उपमंत्री बने। इसके बाद वो कांग्रेस में आ गए। वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1986 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो राज्यसभा सदस्य चुने गए और राजीव गांधी सरकार में पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 1987 में सईद ने कांग्रेस छोड़ी और वीपी सिंह के साथ जन मोर्चा का गठन किया।
1989 में जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता और केंद्रीय गृह मंत्री बने। इसके बाद एक बार फिर वो कांग्रेस में लौट आए और 1992 में दूसरी बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। 1998 में अनंतनाग से लोकसभा चुनाव भी जीता, मगर मुख्यमंत्री का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। 28 जुलाई 1999 को उन्होंने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का गठन किया और इसके 3 साल बाद 2 नवंबर 2002 को उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री की कमान संभाली। 2008 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 21 सीटें मिली और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 28 सीटें मिली तो उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाने का जोखिम लिया और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उनके विरोधी और समर्थक कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी कश्मीर की अलग थलग पड़ी जनता को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में लगा दिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद पीडीपी ने अब उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया है। ये लगभग तय हो गया है कि महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनेगी। पीडीपी ने राज्यपाल एनएन वोहरा को समर्थन का पत्र सौंपा है, जिस पर बीजेपी की भी हामी मानी जा रही है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बीमारी के दौरान ही महबूबा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी चर्चा हुई थी। और मैं कहूँ कि पूरे घटनाक्रम के बीच कई अहम सवाल हैं कि किस तरीके से राजनीतिक सफ़र रहा है, क्या बड़े उतार चढ़ाव थे, और कश्मीर को लेकर, पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर किस तरीके की सोच जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया, तो उस पर बातचीत करेंगे। अनिल आनंद साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से मुफ्ती साहब की बात करें कि अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव रहे हैं, लेकिन अगर मैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से कहूँ तो आप किस तरीके का राजनीतिक व्यक्तित्व देखते हैं उनका? देखिए, बहुत ही अलग तरीके का उनका व्यक्तित्व था। हालांकि कहने को तो लोग कहते हैं कि बड़े ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन थे वो, पुरानी तर्ज के एक राजनेता थे। वो पुरानी तर्ज के ज़रूर थे, उनका राजनीति करने का तरीका पुरानी तर्ज का ही था। कम बोलना, सिग्नल्स देना, आप समझें, और बहुत ही शांत स्वभाव के इंतज़ार करना नतीजे का। वो रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन वो बड़े प्रोग्रेसिव और मॉडर्न भी एक अलग तरह से थे एज ए पॉलिटिशियन। उसका 2 रीजंस थे। एक तो वो एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बा करने से हिचकिचाते नहीं थे राजनीति में। इसी का एक नतीजा था कि उन्होंने कांग्रेस जैसी सरीखी पार्टी, जिसको उन्होंने सींचा वहाँ पे कश्मीर में, शेख अब्दुल्ला साहब जैसी शख्सियत के सामने खड़े होकर ऑपोजिशन उन्होंने की, उस पार्टी को एक मरहले पे आके छोड़कर वो एक जनता दल जैसे नए एक्सपेरिमेंट में शामिल हो गए और गृह मंत्री बने। हमारे सामने है वो एक्सपेरिमेंट। और उससे भी बड़ा एक्सपेरिमेंट जो अभी चल रहा था वो था उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला के सरकार बनाना। ये जग जाहिर है कि वो एक अलग तरह की राजनीति, आइडियोलॉजी के को फॉलो करते आ रहे थे, और जिनसे उन्होंने हाथ मिलाया वो एक एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं कि रेलवे लाइन के 2 ट्रैक जैसे होते हैं, इस तरह की वो थी। दोनों की अलग अलग विचारधारा, उसके बाद सरकार हुई। बिल्कुल। और जब सरकार बनाने की बात हो रही थी तब काफ़ी आलोचनाएं भी हो रही थी कि एक बड़ा रिस्क है, लेकिन उन्होंने लिया उस रिस्क को। देखिए, मुफ्ती साहब खुद भी असमंजस में थे जब वो ये चीज़ कर रहे थे, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि वो तजुर्बे करने में, एक्सपेरिमेंटेशन से वो हिचकिचाते नहीं थे। क्या नया हो सकता है, नई राजनीति में क्या खोज हो सकती है, और उस खोज से क्या फ़ायदा हो सकता है जम्मू कश्मीर के कॉज को या जम्मू कश्मीर के लोगों को, और उनके थ्रू एक नेशनल कॉज को। बिल्कुल। क्योंकि आप जानते हैं कश्मीर तो सीधा सीधा एक नेशनल कॉज के साथ जुड़ा हुआ है, नेशनल इमेज के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत ही, मैं अगर कहूँ कि बड़ी अपनी तरीके की एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थी। वो पुराने लोगों में से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ही अलग किस्म के थे, जो प्रोग्रेसिव भी थे, ट्रेडिशनल भी थे, रिस्क लेने में हिचकिचाते नहीं थे, और कुछ उन्होंने हदें तोड़ी भी राजनीति में, कुछ उन्होंने लक्ष्मण रेखाएं भी क्रॉस की, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही कैलकुलेटेड पॉलिटिकल ब्रेन था मुफ्ती साहब का। और शायद यही वजह से, उसी की वजह से ये है कि वो गृह मंत्री देश के बने, और एक नहीं 2 बार मुख्यमंत्री। और जम्मू कश्मीर को लेकर अगर उनके बयानों, उनकी नीतियों को देखें, जब वो कांग्रेस में थे, इसके बाद वो जनता दल के जब साथ गए, उसका नई पार्टी बनाई, उनके बयान और कई बार उनके स्टैंड, लोगों को ऐसा लगता था कि शायद वो उन रेखाओं को लांघते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनका एक एजेंडा था, उस तरीके से देखा जाए तो आज वाकई जिस तरीके की बात हुई, यानी कि एकता की बात हो रही है, तमाम बातें, वो शायद वो छुपी हुई थी उस एजेंडे में कहीं। देखिए, सामने जो कुछ भी हो, पीडीपी जब उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई,
उसका एक अपना मंशूर था, एक एजेंडा था अपना। कई बातें लोगों को लग रहा था कि नहीं अब मुफ्ती साहब लाइन से हट गए, लेकिन उनके दिल में वो जिस चीज़ को लेके चले थे वो वही थी। वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे वो, और मैं आपको बताऊं कि बड़े हार्डकोर कांग्रेसमैन थे। चाहे वो जनता दल के रूट से पीडीपी में घुस गए, 2 बार कांग्रेस उनको छोड़नी पड़ी, लेकिन कभी आप उनके साथ बैठते, जो हमें मेरे जैसे आदमी को मौका मिला एज ए रिपोर्टर और एज ए पर्सनल रिश्ते की वजह से भी उनसे बैठने का, मिसेस इंदिरा गांधी का जिक्र वो हमेशा करते हैं। जब भी आप उनसे बैठें, गपशप हो या पॉलिटिकल बातचीत हो, तो कभी वो रेफर करने में उनको मतलब एक किस्म सा वो इमोशनल सा एक उनके लिए इशू हो जाता था। ही वुड ऑलवेज मेंशन उनका वो इनिंग्स, इंदिरा जी से उनका लगाव, नज़दीकी और उनसे सीखना। तो वो हार्डकोर नेशनलिस्ट थे, लेकिन पीडीपी बनाने की कुछ और एक इतिहास था, एक कंपल्शन थे, वो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का। उसी वजह से उनको कुछ अपने बोलने का जो रुख था वो बदलना पड़ा। शायद उनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस कश्मीर में रही होंगी जी। और मैं कहूँ कि अब जबकि महबूबा मुफ्ती का नाम सामने आ रहा है, पहली मुख्यमंत्री हो सकती हैं, किस तरीके से पार्टी के सामने या महबूबा मुफ्ती के सामने चैलेंजेस देखते हैं? क्योंकि कहा ही जाता है कि दोनों की विचारधाराओं को लेकर भी थोड़ा सा फर्क दिखता है, और जिस विरासत को वो अब संभालेंगी इसकी उम्मीद दिख रही है। क्या बड़ा फैक्टर होगा जो उनको आगे बढ़ाएगा? देखिए, मुफ्ती साहब का निधन एक बड़े मुश्किल दौर से जब गुजर रहा था राज्य, और ये अलायंस उस वक्त हुआ है, ये तो अपने किसी के हाथ में होता नहीं है। लेकिन जब महबूबा जी के बारे में आपने जो पूछा, मुझे लगता है कि ये मुश्किल दौर है उनके लिए भी। जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि उनको तजर्बा नहीं है सरकार चलाने का, ये सही बात है, लेकिन महबूबा जी की अपनी एक छवि बनी है। महबूबा जी ने, अगर मुफ्ती साहब ने ऊपर लेवल की राजनीति की, सरकार बना के मुख्यमंत्री रहे, तो महबूबा जी ने पीडीपी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी की पूरी खड़ी करने में, उसमें हालांकि गाइडेंस तो सीनियर नेता की ही होती है, उनका बहुत हाथ है और उस चीज़ का बहुत तजर्बा है। तो पहला ये है कि कुछ लोगों का अभी भी अटकले हैं कि पीडीपी के अंदर क्या इसका रिएक्शन होगा। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा रिएक्शन होगा। सब एकजुट होकर उनके पीछे लगेंगे। और दूसरा चैलेंज ये होगा अलायंस को चलाना। और मुझे लगता है कि अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ पहले रिपोर्ट्स थी कि शायद अलायंस पार्टनर्स भी कुछ सोच रहे हैं कि भी अपना भी पाउंड ऑफ फ्लैश लिया जाए या एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाए, लेकिन मुझे उनकी अकस्मात जो डेथ हुई है, मुझे लगता नहीं कोई ऑप्शन और बचा है। और ऑप्शन सबसे अच्छा राष्ट्रीय हित में यही है कि दोनों अलायंस पार्टनर्स रैंक्स क्लोज करके महबूबा जी को ऑब्वियसली उन्हीं के यहाँ से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, उनको पूरा समर्थन देके, और ये जो एक कठिन स्थिति इस वक्त है इसमें से जल्दी निकलें, ताकि आगे का जो डेवलपमेंटल एजेंडा है या कुछ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा कश्मीर में रह के तो होता ही है सारा, ताकि उस पर भी काम हो सके। अनिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। उत्तर कोरिया ने बनाया हाइड्रोजन बम, पूरी दुनिया में खलबली, मचा हड़कंप। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक, भारत सहित कई देशों ने जताई चिंता। देखिए विशेष हाइड्रोजन बम आज शाम 7:30 बजे। पठानकोट आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के हैंडलर्स की पहचान हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान से बैठकर इस हमले को अंजाम दिया। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक आतंकियों के खिलाफ सौंपे गए सबूतों पर कार्रवाई तेज करने के उस पर निर्देश दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि विदेश सचिव स्तर की बातचीत आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पठानकोट आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान को सभी सबूत सौंपे जा चुके हैं और अब विदेश सचिव स्तर वार्ता का होना इस पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान इन सबूतों पर क्या कार्रवाई करता है। पठानकोट पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक बार फिर से फोकस हो गया है। इसलिए इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में,
और अब हमें देखना है। जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश के तहत सरकार ने एक बार फिर कांग्रेस से संपर्क साधा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित कराने के लिए सहयोग मांगा। कांग्रेस की ओर से हालांकि अभी तक इस पर कोई भी वादा नहीं किया गया है। संसद के लगातार 2 सत्रों में जीएसटी बिल को पारित कराने में नाकाम रहने के बाद सरकार विपक्ष से लगातार बातचीत करने की कोशिश में है। इसी के तहत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष से संपर्क साधा है। Congress have raised 3 issues. Those issues have been addressed by the finance minister, has been communicated to the Congress party. So I suggested to the Congress president that they should discuss it and then get back to the government at the earliest so that we can move forward in the larger interests of country. The Congress president told me that they will discuss it among themselves. कांग्रेस पहले भी जीएसटी बिल पर शर्तों के साथ सहमति जता चुकी है, लेकिन उसने सरकार की कोशिशों को महज दिखावा करार दिया है। We do not want to put any hurdles. We have made public what we consider to be reasonable issues that must be resolved before the GST is put in place. The 1% issue, the capping issue, and the dispute resolution issue. एनडीए सरकार अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है और उसके लिए जीएसटी बिल काफी मायने रखता है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में संपर्क साधने की सरकार की ओर से ये दूसरी बार कोशिश हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में चर्चा के लिए 27 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पर आमंत्रित किया था। कांग्रेस इस बिल में 3 अहम बदलावों की मांग कर रही है। प्रणव गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। चीन के शेयर बाजारों की खराब हालत के चलते आज भी देश के शेयर बाजारों में तेज गिरावट रही। चीनी शेयर बाजार खुलते ही लगभग 7% तक गिरा, जिसके चलते दिन भर के लिए इसे बंद करना पड़ा। सेंसेक्स भी 554 अंकों की गिरावट के साथ 25,000 से नीचे बंद हुआ। रुपया भी 67 रुपये प्रति डॉलर की कीमत पर पहुंच गया। चीन के शेयर बाजार खुलने के आधे घंटे के भीतर शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में इतनी तेज गिरावट आई कि कारोबार को दिन भर के लिए बंद करना पड़ा। ये हफ्ते में दूसरी बार हुआ है। चीन की मुद्रा युआन के अवमूल्यन के बाद लगातार दूसरे दिन ये गिरावट दर्ज की गई, जिसका भारतीय बाजारों पर भी लगातार असर देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इससे भारत के निर्यात पर और बुरा असर पड़ सकता है। I think the outlook is for the market to decline further because what happened this week, because of suspension, a lot of the sell orders have accumulated, especially in Asia. People wanting to sell. सेंसेक्स कारोबार की शुरुआत में ही 400 अंक से अधिक टूटकर 25,000 अंक से नीचे आ गया था और कुछ ही समय बाद ये 500 से भी अधिक अंक टूट गया। बाजार निफ्टी भी 145 अंक टूटकर 7,596 के स्तर तक पहुंच गया। निफ्टी ने 3 हफ्तों का सबसे निचला स्तर छुआ है। So far as India is concerned, we are well cushioned. India is well cushioned. The resilience of our economy is inherent in our economy. India continues to be one of the fastest growing economies, a fact which has been reiterated yesterday by the World Bank. चीन के बाजारों में आई गिरावट के साथ वैश्विक कारण भी बाजार में गिरावट का कारण बने हैं। विश्व बैंक के वैश्विक विकास दर का अनुमान घटा देने से भी आर्थिक मंदी की चिंताएं गहरा गई हैं। इसके अलावा उत्तरी कोरिया की ओर से हाइड्रोजन बम परीक्षण से उपजे हालात और मध्य पूर्व में तनाव ने निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बजट पूर्व चर्चा के सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आईटी सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के सिलसिले में सरकार से अपेक्षाओं पर चर्चा की। इन प्रतिनिधियों ने आईटी सेक्टर के लिए टैक्स कानूनों को सरल बनाने और कई छूटों की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए सरकार को ज़्यादा बजट आवंटन करना चाहिए। तकनीकी क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 9% रहा है। Tax benefit should kick in, which should be based on the value addition norms
which starts from 100% going down to 25% over 10 years, and divides the industry into three verticals, which is the final product, the component sub-assemblies, and the core components. The duty differential, which was brought out last year, has really helped restart this industry here. We talked about continuing that. It was well received, by the government. We also talked about the importance of component manufacturing coming to India. गजेंद्र चौहान ने FTII के अध्यक्ष पद का पदभार आज संभाल लिया। हालांकि छात्रों ने इसका जमकर विरोध किया है। छात्रों में ताकती लेकर चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। पुलिस के मुताबिक छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन छात्रों ने संस्थान का रास्ता बंद करना चाहा। इसके चलते पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मैसूर यूनिवर्सिटी में आयोजित साइंस कांग्रेस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने कई नए सुझाव दिए। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि केंद्र सरकार को उत्पादन की बजाय नई सोच और गहन शोध पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 5 दिनों तक चले साइंस कांग्रेस कार्यक्रम में अलग अलग देशों के नोबेल पुरस्कार विजेता और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। आयोजन में इस बात पर चर्चा हुई कि विज्ञान के क्षेत्र में देश का विकास कैसे हो। उन्होंने सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि इसका नाम बदलकर इनोवेशन इन इंडिया कर देना चाहिए। Make in India, but also innovate in India, also create entrepreneurial startups in India. Don't just import big companies and produce cheap labor products. It's not good for the future. It's good for the present. I agree. इन वैज्ञानिकों का मानना है कि विज्ञान के क्षेत्र में निवेश ज्यादा होना चाहिए। भारत का आर्थिक विकास पिछले 10 सालों में दुगना हो चुका है, लेकिन रिसर्च में निवेश स्थिर रहा। अनुसंधान और विकास पर पूरा खर्च जो भारत करता है वो करीब 1% से भी कम है जीडीपी के, और कई सालों से ये बात चली आ रही। पिछले कई प्रधानमंत्रियों ने विज्ञान कांग्रेस में भी घोषणा की थी कि हम 1% से इसको दुगना करके 2% बनाएंगे कि जीडीपी का, ताकि इसमें ज़्यादा निवेश हो सके। तो इस पे विचार होना चाहिए कि क्यों ऐसे नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों का मत है कि देश में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। इससे युवाओं को फायदा होगा। साइंस कांग्रेस का आयोजन हर साल होता है, जहां विज्ञान पर चर्चा होती है। कई नए सुझाव दिए जाते हैं जो आगे चलकर नीति के रूप में लागू किए जाते हैं। स्मृति रस्तोगी के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा। ईरान ने आरोप लगाया है कि बृहस्पतिवार को सऊदी अरब के विमानों ने यमन में ईरानी दूतावास पर बमबारी की है, और इसके बाद ईरान ने सऊदी अरब से सभी तरह के चीज़ों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश ईरान के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी नियुक्त मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में जावेद अहमद को डीजीपी नियुक्त किया था। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। छोटा राजन की मकोका कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई। छोटा राजन पर साल 2011 में हुई पत्रकार जेदे हत्या मामले में सुनवाई चल रही है। इस मामले में 19 जनवरी को आरोप तय किए जाएंगे। तेलंगाना पुलिस ने किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में नालगोंडा के 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा एक 22 वर्षीय छात्र भी इस गिरोह से जुड़ा हुआ था। त्रिपुरा के बेलोनिया में एक बस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त बस अगरतला से बेलोनिया जा रही थी, तभी बस का एक पहिया टूट जाने से बस तालाब में जा गिरी। गोवा में युवाओं को कानून व्यवस्था के प्रति जागरूक बनाने के लिए लिटिल पुलिस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने एक कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया।
भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने स्वीडिश कप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। अपूर्वी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 208.9 अंकों के साथ शीर्ष पर रही। उन्होंने पहला स्वर्ण पदक मंगलवार को 211.2 अंकों के विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता था। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम आमला ने टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह एबी डिविलियर्स टेस्ट टीम की कप्तानी संभालेंगे। आमला ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के बाद अपने इस्तीफे का ऐलान किया। अमेरिकी सरकार ने कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर में हुई सिख व्यक्ति की हत्या के मामले में जानकारी देने वाले को $10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। 1 जनवरी को 68 साल के गुरुचरण सिंह गिल की दुकान में ही चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पिछले साल पेरिस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो पर हुए हमले में मारे गए लोगों की याद में रैली का आयोजन किया गया। एक विवादित कार्टून छापने पर 7 जनवरी 2015 को ये हमला हुआ था, जिसमें 10 पत्रकारों समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिमी कोलंबिया में व्हाइट ब्लैक कार्निवल फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। इसका आयोजन नस्ल भेद को खत्म करने के मकसद से किया गया है। ये दक्षिणी अमेरिकी और अफ्रीकी परंपराओं को जोड़ने का प्रतीक भी है।